चलिए बढ़ते आगे। हिमाचल प्रदेश में विजन डॉक्यूमेंट जारी कर बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दांव चला तो बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी विकास की राह पर चलने वाली हिमाचल में बीजेपी सरकार का नारा बुलंद किया। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि हिमाचल का विकास सिर्फ कांग्रेस के शासन में ही हुआ। देवभूमि के दंगल में विकास राग। तेजी से विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे डॉक्टर परमार की रही, ठाकुर रामलाल की और वीरभद्र सिंह जी की पिछले 5 साल उनके नेतृत्व में सरकार रही। हिमाचल में योगी का पहाड़ वाला दांव महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा जन्म ही पहाड़ में हुआ है। देवभूमि में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। 68 विधानसभा वाले पहाड़ी राज्य में बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर असली दंगल का ऐलान कर दिया। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी और लगता है कि अगले 5 साल में 5 साल का नहीं, कम से कम 10 साल का काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 वर्ष तो एक प्रकार से एक व्यर्थ अवसर था। इट वॉज अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। तो बीजेपी के योद्धा मैदान में अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। हिमाचल के रण में यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को निशाने पर लिया। भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान बन चुकी है और मैं तो जब कांग्रेस को देखता हूं आज के दिन पर, तो पता नहीं वह इटली से कुछ और लेके आए हो ना लेके आए हो, लेकिन माफिया राज तो जरूर लेके आए हैं, माफिया शब्द लेकर आए हैं। तो सत्ताधारी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हिमाचल के लोगों को अपने प्रचार से भरमा रही है, क्योंकि बीजेपी हमेशा दो तरफा बात करती है। बीजेपी का जो प्रचार है वो गुमराह करने वाला है, वो झूठ पर आधारित है। इनके दोहरे मापदंड है, दोहरी भाषा है। एक पैमाना इनका दूसरों पर है, दूसरा अपने लोगों के लिए। चुनाव है तो विकास की सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विकास पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। विकास को लेकर हमने विकास किया है, विकास करेंगे। आज जो हिमाचल प्रदेश है वो कांग्रेस सरकारों के मेहनत का परिणाम है और जनता का सहयोग है, उनका परिणाम है। हिमाचल प्रदेश को विकास के नाम पर मिले 10 वर्षों में मात्र 20,000 करोड़ और मोदी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल में मिले हिमाचल प्रदेश को 40,000 करोड़। चुनाव आते ही विकास का राग गाना राजनीति की मजबूरी है, लेकिन पहाड़ में समस्याओं के पहाड़ के आगे विकास कैसे दम तोड़ता है, ये राजनीति करने वालों को समझ में आए ये बेहद मुश्किल है। बहरहाल देवभूमि का दंगल जारी है और जारी है नेताओं के दावे। अब देखना है कि 9 नवंबर को जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात की पल पल बदलती सियासत में हार्दिक के गेम ने कांग्रेस का खेल लगभग खराब कर दिया है। वहीं खबर इस बात की भी आ रही है कि हार्दिक पट्टीदारों के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हार्दिक का ये दांव भला किसका भला करने के लिए है। अल्टीमेटम के डेडलाइन से साइडलाइन में कांग्रेस। आरक्षण के लिए अब हार्दिक पटेल की नई रणनीति। पाटीदारों के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी में है हार्दिक। पाटीदारों के आरक्षण पर पुख्ता जवाब ना तो कांग्रेस के पास है और ना तो सीधे सीधे वो हमें इसका जवाब देने वाली है। ऐसे में हार्दिक कांग्रेस का साथ देने की गलती शायद ही करेंगे, लिहाजा वो अल्टीमेटम का पासा फेंक कर पर्दे के पीछे तीसरे विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। क्या है वो तीसरा विकल्प, पहले ये जान लीजिए, फिर उसके अंजाम की बात भी बताएंगे आपको। हार्दिक निर्दलीय पाटीदार उम्मीदवार खड़े करेंगे या फिर हार्दिक एनसीपी या फिर आप के साथ चले जाएंगे। हार्दिक पटेल अपने इस नई रणनीति से पाटीदार अमानत आंदोलन को जिंदा रखने का मैसेज दे पाएंगे, साथ ही खुद को सियासी तौर पर स्थापित भी कर पाएंगे
और पाटीदारों को ये समझाने में भी शायद कामयाब हो जाएंगे कि पाटीदारों के आरक्षण के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हार्दिक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सियासी पंडितों के मुताबिक तीसरे विकल्प से पाटीदारों को कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। पाटीदारों के लिए अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। एनसीपी या आप के साथ हार्दिक का जाना कांग्रेस के लिए खतरनाक है। सियासी पंडित ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी नीति पर चल रहे केशुभाई पटेल पहले ही हाथ जला चुके हैं। क्या है केशुभाई नीति, अब वो जान लीजिए। 2012 में केशुभाई पटेल अलग लड़ने का जोखिम उठा चुके हैं। केशुभाई की जीपीपी 2012 में 164 सीटों पर किस्मत आजमा चुकी है। 2012 में केशुभाई की पार्टी जीपीपी महज 2 सीट ही जीत पाई थी। जीपीपी को सीटें भले ही 2 मिली, लेकिन 3.63% वोट उसके खाते में आए थे। जाहिर है 3.63% वोट की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। सियासत में दोस्त दुश्मन की जंग से ज्यादा दिलचस्प होता है दोस्ती के लिए दुश्मनी जैसी जंग देखना। इस बार भी ये देखना दिलचस्प है कि हार्दिक किससे दोस्ती से उसी से दुश्मनी का स्वांग रचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पी चिदंबरम के कश्मीर पर दिए बयान को लेकर पीएम ने कांग्रेस नेताओं की देशभक्ति पर सवाल उठाए तो भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला किया। कर्नाटक में पीएम का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस पार्टी को इस बयान का हर पल जवाब देना पड़ेगा। पी चिदंबरम के बयान को बताया शर्मनाक। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन कर्नाटक दौरे पर पीएम ने सूबे की सत्ताधारी कांग्रेस पर हमला कर एक तीर में 2 शिकार किए। कर्नाटक में चुनाव में अभी देरी है, लेकिन गुजरात में निर्णायक चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में मंजुनाथेश्वर की पूजा अर्चना के बाद बेंगलुरु में पीएम ने सियासी दांव चले और कांग्रेस पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगाया। जो कल तक सत्ता में बैठे थे, वो आज अचानक यूटर्न ले रहे, अब बेशर्मी के साथ बयान करे, कश्मीर की आजादी के साथ अपना स्वर मिला दे। पीएम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कश्मीर पर दिए बयान को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। दरअसल पी चिदंबरम ने अपने एक बयान में कहा था कि मुझे लगता है कि हमें गंभीरता पूर्वक इस बात का पता करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के किन क्षेत्रों को हम स्वायत्तता दे सकते हैं। चिदंबरम ने जम्मू और कश्मीर के लिए वार्ताकार की नियुक्ति को ध्यान बटाने वाली कार्रवाई बताकर केंद्र पर हमला किया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने चिदंबरम के बयान से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन पीएम कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं दिखे। बेशर्मी के साथ उस भाषा का प्रयोग है जो कश्मीर की धरती पर अलगाववादी करते हैं, उस भाषा का प्रयोग है जो पाकिस्तान में बोला जाता है। इससे पहले कर्नाटक के उजीर की एक जनसभा में भी पीएम ने कांग्रेस पर एक और करारा वार किया। यहां उन्होंने पिछली सरकार के वक्त भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रुपये को घिसने वाला पंजा कौन होता है? ये कौन सा पंजा है
जो रुपये को घिसता घिसता 15 पैसे बना देता है। दरअसल भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है, खासकर गुजरात चुनाव को लेकर। ऐसे में प्रधानमंत्री भले कर्नाटक में जनसभा कर रहे हों, लेकिन उनके निशाने पर राहुल गांधी ही थे, जो बीजेपी को उसके मजबूत गढ़ गुजरात में खुली चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कश्मीर में जैसे जैसे खौफ और आतंक का आकार घटता जा रहा है, वैसे वैसे अमन की चादर फैलती जा रही है। और इसकी एक बानगी है श्रीनगर का ये चर्च, जहां 50 साल बाद अमन का घंटा बजा। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कश्मीर में अमन के दरख्त अभी सूखे नहीं हैं। ये महज एक घंटे की आवाज नहीं, बल्कि अमन का साज है, जो एक बार फिर से वादी कश्मीर में बजने लगा है। यही है घाटी की असली तस्वीर, जो आतंक की घटा की वजह से धुंधली हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये अपनी चमक बिखेरने लगी है। ये घंटा चर्च में बज रहा है, लेकिन देखिए यहाँ का आपसी सौहार्द। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलकर इस घंटे को बजा रहे हैं, वो भी 50 साल बाद। जी हाँ, 1967 के बाद से पहली बार इस चर्च में घंटा बजा है। Kashmiri Christian family contributed and donated a bell here, and we now rang the church bell after 50 years, and that is a moment of tremendous joy and happiness for us, and we wanted to share our brothers, our friends and neighbors all around here. श्रीनगर में बसे ईसाइयों ने चंदा करके इस घंटे को लगवाया है। परंपरा के मुताबिक ईसाई लोगों को प्रार्थना का वक्त बताने के लिए चर्च में घंटे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मंदिरों में घंटी बजाई जाती है या फिर मस्जिदों में अजान दिया जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान 1896 में बने इस चर्च में भी 1967 तक घंटे बजते थे, लेकिन एक आगजनी में यहाँ का घंटा गायब हो गया। तब से ये घंटा नहीं था। महाराज वक्त पे तमें ब्रोट यह बनोमुत कह वरी ब्रोट यह बेल खराब गमज 10 वरी ब्रोट 67 कर गमज खराब, तो आज यह बे चालू करें। आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जब ये घंटी बजते हैं तो लोगों को पता है, हाँ एक खास है, कोई प्रार्थना का समय है, दुआ के समय है, तो एक अच्छा हो गया कि सभी मिलकर लगाए। श्रीनगर के चर्च में लगे इस घंटे का वजन 105 किलो है, जो कि पूरे जम्मू और कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा घंटा है, जो बता रहा है कि कश्मीर घाटी में एक बार फिर शांति की कोपलें फूटने लगे हैं। इरशाद अहमद, ईटीवी न्यूज, श्रीनगर। जयपुर में इंडिया म्यूजिक समिट 2017 का समापन हो गया है। 3 दिनों तक पिंक सिटी में शास्त्रीय संगीत के महारथियों के साथ बॉलीवुड के दिग्गजों का जमावड़ा रहा, जहां संगीत के क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर चर्चा की, साथ ही ठुमरी मल्लिका गिरिजा देवी को भी याद किया गया। गुलाबी नगरी जयपुर की फिजाओं में 3 दिन तक संगीत की स्वर लहरियों की मिठास खुल गई थी। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। मौका था इंडिया म्यूजिक समिट 2017 का। इस समिट में देश विदेश के जाने माने करीब 40 से ज्यादा कलाकारों ने शिरकत की। इंडिया म्यूजिक समिट की शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई। भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने किया। उनके साथ मशहूर गीतकार प्रसून जोशी भी मौजूद रहे। पहले दिन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पंडित जसराज और प्रसून जोशी ने शास्त्रीय संगीत और उसकी वर्तमान स्थिति पर खुलकर चर्चा की। समिट में ठुमरी मल्लिका गिरिजा देवी को भी याद किया गया। गिरिजा देवी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली थी, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले वो दुनिया को अलविदा कह गई। ऐसे में प्रसून जोशी ने अपनी कविता के जरिए गिरिजा की यादों को उकेरा। न जाने ख्वाब कितने नींद की धरती पर खिलते हैं, न जाने राग कितने जो बिना बंदिश के मिलते हैं।
न जाने कितने तारे रात की चुनरी में जिंदा हैं, कई बादल उमड़ते हैं, बरसने को मचलते हैं, मगर मुश्किल से बूंदों में वो हमको बूंद मिलती है जो तन-मन को भिगाती है। वहीं शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने भी अपने भजनों के जरिए गिरिजा देवी को याद किया और उन्हें स्वरांजलि अर्पित की। समिट का दूसरा दिन भी कला से गुलजार रहा। आवाज लगाए चलो, एक सच्चा सुर लगाए चलो। सुबह 6 बजे अजय प्रसन्ना के फ्लूट मेडिटेशन के जरिए ऑडियंस का तनाव दूर किया गया। बीबी आसुप्रीत एंड सिस्टर्स की गुरुबाणी ने आस्था को परवान चढ़ाया। नागालैंड के कलाकारों ने भी अपने हुनर से सबका मन मोह लिया। म्यूजिक वी रोड पर पैनल डिस्कशन प्रसून जोशी की मौजूदगी में हुआ। समिट के आखिरी दिन कार्यक्रम का आगाज सितार और बांसुरी की जुगलबंदी से हुआ। द डेथ ऑफ म्यूजिक ने लोगों को अंदर से झकझोर दिया। संगीत के सारहीन बदलाव पर चर्चा के साथ ही उसे बचाने के रास्ते भी खोजे गए। इसके बाद संगीत के जीवंत सेशन में पार्श्व गायक सोनू निगम ने स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही स्वच्छ म्यूजिक अभियान की बात रखी। समिट के अंतिम दिन भी ठुमरी ठहर गई। गीत के साथ ठुमरी गायिका गिरिजा देवी को याद किया और फिर आर्मी बैंड की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। राजधानी जयपुर में इंडिया म्यूजिक समिट के पहले संस्करण का समापन हो गया है। इस कार्यक्रम को डिजाइन अपर्णा जोशी, अंबिका श्रीवास्तव, सारा शेखरी ने किया था, जबकि मार्गदर्शन गीतकार प्रसून जोशी का था। इस कार्यक्रम को लोगों की खूब सराहना मिली है। जयपुर से ईटीवी न्यूज के लिए भंवर पुष्पेंद्र चौहान की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही।